ठीक, तो देखो भाई ऑनलाइन वाले भी देखो साथ में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों का बहुत ही 2 बेसिक क्वेश्चंस करके मैंने छोड़ दिया था, ठीक, और उनसे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था, लेकिन लेकिन मैक्सिमम तो ऑफलाइन वालों को बना ही नहीं है। और जो भी तुम लोग को होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए जा रहे हैं, ठीक, उसको उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो चैप्टर के एंड में विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के भी कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस लेंगे, उनके सॉल्यूशंस के साथ में सारे सॉल्यूशंस तुमको होमवर्क वाले भी वीडियोस में मिल जाएंगे। क्लियर? तब तक के लिए जितने तुमको होमवर्क के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको एक तो प्रैक्टिस करो, और जितने क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनवाए जा रहे हैं उनको भी एक बार घर में बनाने का कोशिश करना, तब जाकर के तुमसे आगे के क्वेश्चंस बनेंगे। आज के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इससे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक, तो देखो ध्यान से, यहाँ से उससे थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चन, हालांकि एडवांस तो है नहीं, होने को ये भी बेसिक क्वेश्चन ही है। क्लियर? लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए थे उनसे थोड़े से ठीक ठाक लेवल के। देखो तो पिछले क्लास में तुम लोगों को ये 2 डिफरेंट चार्जेस के, ये वाला क्लास तो अटेंड किया था, 2 डिफरेंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को निकालना, कूलम्स लॉ वाले, ठीक, तो कूलम्स लॉ वाले जो क्वेश्चन थे यहाँ तक हम लोग का लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका था, और इसी से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन जो थे वो होमवर्क में दिए हुए थे। 2 क्वेश्चन जो तुमको करवाया गया था, एक वेट में भी यही क्वेश्चंस करवाए गए, ठीक है, जो भी था उसको देख लेना एक बार। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया गया था, 80 वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये भी तुमको बताया गया था 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी एक मीडियम में, किसी भी एक मीडियम में किन्हीं भी 2 चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू किसके कंपैरिजन में, एयर या फिर वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना डिक्रीज हो जाता है, ठीक, फोर्स का वैल्यू कितना कम हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक वैल्यू। क्लियर? अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस होने के बाद आगे देखो, आज हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले तो ये क्वेश्चन देख लो। प्रीवियस क्लास में एक छोटा सा मिस्टेक करवाए थे, पहले यहाँ पे उसको भी सुधार देते हैं और फिर यहीं से उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ध्यान से, तो पिछले क्लास में मैंने तुम लोगों को उसमें से जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक, फोर्स निकालने के लिए जो हम लोग निकाल रहे थे अलग अलग वेक्टर के फॉर्म, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो देख रहे थे, उसमें से मैंने वेक्टर के 2 तरीके बताया था, एक तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का, और दूसरा कूलम्स लॉ को पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखने का। क्लियर? और उस टाइम पे ध्यान दो, उस टाइम पे मैंने लिखवाया था R12 वेक्टर को, मैं बोला था इसको तुम लोग ले लेना, वेट, R12 वेक्टर को तुम लोग ले लेना, बोला था मैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, तो इसी को तुमको सुधारना है, ठीक है, तो इसमें से R12 जो है इसमें वेक्टर तुमको ये नहीं लिखना है, इसको पलटा के लिखो, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिखवा दिया, ये तो R12 जो है ये हो जाएगा R2 माइनस वेक्टर R1। क्लियर? क्लियर? अभी इसके बारे में और डिटेलिंग तुमको देखने के लिए मिलेगा, या फिर जो भी चीज हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, अगर ये किसी का छूट भी गया रहेगा तब भी ये जो आगे का टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें फिर से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? तो अगर यहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा डाउट रह जाता है तो वहां पे भी क्लियर ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये वाले पार्ट को कूलम्स लॉ के लिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवाया, ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवाया क्योंकि इसका आगे चल करके बहुत ही यूज है, और भी बहुत सारी जगह पे इन्हीं चीजों को हम लोग देखने वाले रहेंगे। अब देखो ध्यान से, पहले तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है और इसको समझने की कोशिश करो। 2 point charges Q2 is equals to 3 multiplied by 10 to the power minus 6 coulomb and Q1 is equals to 5 multiplied by 10 to the power minus 6 coulomb, ठीक, are located at 315 कोऑर्डिनेट्स दे दिया है उसका। क्लियर? उसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, एंड दिस फाइंड F12 और क्या बोल रहा है, फाइंड F21, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों फोर्सेस के बारे में पूछा हुआ है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में लिया है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में लिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे ये जो लोकेशंस दिए हुए हैं इन लोकेशन के बेसिस पे इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। पहले देखो ध्यान से, ये हम लोगों ने एक 3D स्पेस ले लिया, ये ले लो एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो जाएगा जेड एक्सिस, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 चार्जेस है, Q2 चार्ज का इसमें
Q2 चार्ज का वैल्यू दे दिया है और Q2 चार्ज का लोकेशन दे दिया है, तो पहले हम लोग लोकेशन लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां से इस वाले पॉइंट का नाम कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, हम लोग अपने से लेंगे। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए है, क्लियर? ये पॉइंट ए, इसको ये तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसको हम लोगों ने मान लिया वेक्टर R1, इसको मान लेंगे वेक्टर वेक्टर R1 ले लिया। समझ में आया ये? दूसरा, यहां से एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जिसका कि पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर R2, ठीक? ये पॉइंट मान लिया हम लोगों ने B। अब सेकंड चार्ज को हम लोग B पे रखेंगे, फर्स्ट चार्ज को हम लोग A पे रखेंगे। तो Q1 चार्ज कहां पे प्लेस्ड है? A के पास, ये हो गया Q1 चार्ज। और Q2 चार्ज कहां पे प्लेस्ड होगा बोलने से इसको हम लोगों ने B पे प्लेस कर दिया। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन्हीं दोनों लोकेशन पे, अब देखो पहले लोकेशन लिख लेंगे। Q2 का लोकेशन कितना दिया? Q2 का लोकेशन पहला वाला हो जाएगा 351, तो इसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा? 351। और Q1 का लोकेशन कितना हो जाएगा? 132, ये हो जाएगा 132। दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, इतना समझ में आ गया? अब कोऑर्डिनेट्स अगर दिया हुआ है, ये हो जाएंगे दोनों के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ठीक? अब देखो ध्यान से, अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R1 कैप डायरेक्शन, और इसके लिए आ जाएगा ये R2 कैप। अब इन दोनों का जो बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो हम लोग इसको लिखेंगे R12 का वेक्टर, या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे R21 का वेक्टर। क्लियर? या तो R12 वेक्टर लिखेंगे या फिर R2, दोनों में से कोई सा एक लेना है। अब वो डिपेंड करेगा हम लोग A के वजह से B का फोर्स निकाल रहे हैं या फिर B के वजह से A का फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लोगों के सारे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो गए कंप्लीट। अब एक एक का डिटेलिंग यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहला जैसे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर R1 लिए, ठीक है? तो R1 वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे जिसका कि कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है R1 वेक्टर का 1, 3 और 2, क्लियर? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स की जगह पे कितना लिखा हुआ है वहां? 1, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस कितना जे कैप? 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। यहां तक समझ में आ गया? ये हो जाएगा कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया? अब सॉरी, पोजीशन वेक्टर, ये कौन सा हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। आगे R2 देख लेते हैं, R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ये हो जाएगा यहाँ का पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अब हम लोगों को R2 माइनस R1 का यूज करना है, क्यों? क्योंकि हम लोग को निकालना है पहले F12, तो इसका फॉर्मूला पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई, नीचे में आ जाएगा R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब, ठीक? वेक्टर फॉर्म में क्यूब हो जाता था, स्केलर फॉर्म में ये R का स्क्वायर होता है, ठीक? और फिर वेक्टर फॉर्म में ये क्यों हो जाएगा? इसके बाद आगे ऊपर में यहाँ पे आएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है? क्लियर हुआ? ये दोनों कहां से आया, समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले यहाँ पे R12 का ही स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे R12 का कैप रहेगा। हाँ, फिर R12 का जो कैप है, कैप को फिर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड में चेंज कर दो, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर के ये क्यूब देगा और यहाँ पे ये वेक्टर का वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? R2 माइनस R1, बोलने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो R2 माइनस R1 कितना आएगा? R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, I से I माइनस, J से J माइनस, K से K माइनस, 3I माइनस I 2I प्लस 5J माइनस 3J 2J और माइनस K माइनस 2K K क्या। क्लियर हुआ ये? अब सारे वैल्यूज ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? ये K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर? Q1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय कितना? Q2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो गया Q1 Q2, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ से? R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब है, तो ये R2 माइनस R1 तो हम लोगों ने इतना निकाल दिया। अब R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस
r1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, तो r2 माइनस r1 में x की जगह पे कितना है, यहाँ पे 2, y की जगह पे कितना है 2 और z की जगह पे कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -1 है वो -1 का स्क्वायर, वो +1 बन जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 9 मतलब 3। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 का क्यूब हो गया, और साथ साथ और कुछ बचा क्या, यही आ गया ना। ठीक, ठीक है, तो नीचे में ये आ जाएगा 3 क्यूब, इतने में कोई डाउट नहीं। आगे 3 3 या 9, 3 या 27, ये कैंसिल, और 9 3 या 27 ये कैंसिल, बचा कितना सिर्फ 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 6 12, और 12 में से 9 गया तो 3, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। ठीक, इतना समझ में आया। एक चीज छूटा हुआ है, वेट 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 वेट, एक चीज छूटा हुआ है, देखो ध्यान से, छूट क्या रहा है यहाँ पे, ये जो वेक्टर लिखे हुए थे ये कहाँ लिखे हुए हैं अभी तक, इसको भी तो लिखना पड़ेगा। ये हम लोग का k q1 q2 लिख लिए, डिवाइड बाई इसका क्यूब ले लिए, अब ये वेक्टर भी तो लिखेंगे, तो वेक्टर कितना है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये क्लियर हुआ। अब आएगा इसका आंसर, ये तो कैंसिल हो गया, फिर बचेगा क्या यहाँ पे 5, और पूरा का पूरा वेक्टर लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 सॉरी माइनस k कैप और साथ में और क्या बच रहा है 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। इसको और सॉल्व कर देंगे एक बार, 5 का मल्टीप्लाई पूरे अंदर में हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा फिर 5 2 10 i कैप प्लस 5 2 10 j कैप माइनस 5 1 5 k कैप। क्लियर, और साथ में बाहर में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। क्या निकालने के लिए बोला था, फोर्स, तो ये हो जाएगा न्यूटन। समझे। आगे अगर एक सेकेंड, अगर F12 का वैल्यू ये आया हुआ है, F12 का वैल्यू ये आया हुआ है, तो F21 का वैल्यू क्या होगा, उसी के सामने हम माइनस का साइन लगा देंगे बस, तो ये हो जाएगा वेक्टर F21 इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, ये 10 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस k कैप और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 न्यूटन। आया समझ में। तो ये है इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन। चलो उतार ले, जल्दी उतार लो भाई। तो ठीक, यहां से अब आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ो, इसको एक बार पढ़ो जल्दी। बोल रहा है इसमें टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास 0.1 into 10 to the power -3 kg carry identical charges and are suspended by two non-conducting threads, ठीक, of equal length at equilibrium they position themselves as shown in figure, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईदर बॉल। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन करूं, ध्यान समझना। जैसे ये जो भी यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे ये ऊपर का ये सीलिंग है, यहाँ से दो थ्रेड आ रहे हैं, ठीक, दोनों का जो लेंथ है वो 0.4 मीटर 0.4 मीटर का, ये दोनों के दोनों चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस हैं दोनों सिमिलर टाइप के हैं, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव। और अगर ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक, सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तब के केस में इन दोनों का रिपल्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका उस डायरेक्शन में, और ये इसको जो रिपेल कर रहा होगा वो इधर। ठीक, अब यहाँ पे ये दो थ्रेड्स आए हुए हैं, तो थ्रेड में भी तो टेंशन होगा। ठीक, अब देखिए एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दोनों थ्रेड्स इसको लटका दिए, लटकाने के बाद फिर ये जो दो चार्ज बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने के बाद जितना रिपेल करेंगे कर लिए, और उसके बाद फाइनल इस पोजीशन पे दोनों पहुंचे हुए हैं। ऐसा ये पोजीशन है कि इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। बोलने का मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल ये फॉर्म हुआ है, ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर, कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, ये इक्विलैटरल आ जाएगा इतना। अब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तो दो तीन चीजें दिमाग में बिठाओ। एक,
ये जो बॉल है, दो जो बॉल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, किसी एक सिंगल बॉल को पहले हम लोग लेंगे, ठीक, और इस बॉल पे कितने टाइप के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं पहले उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वहीं से फिर आगे इसका सॉल्यूशन फिर कंटिन्यू होगा। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पे इस बॉल पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं पहले हम लोग को उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्लास 11th में इसके लिए एफबीडी बनाना सिखाया गया था, जिसको कि बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर, फ्री बॉडी डायग्राम, हालांकि वो भी तुम्हारे दिमाग से उतर चुका है, फिर यहाँ पे उसको बनाना बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये सिंगल एक बॉल है, इसको हम लोग एक यूनिट मास कंसीडर करेंगे और इसको ले लिया हम लोगों ने एक पॉइंट में। क्लियर, अब इस पे कितने फोर्सेस लग रहा है पहले देखो। एक तो ये बॉल इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा एफ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। दूसरा, इस बॉल पे इस वायर के वजह से या इस थ्रेड के वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, टेंशन का फोर्स। तो दो फोर्सेस अब यहाँ पे इसके लिए एक्ट कर रहे हैं। तीसरा देखो, इस पे नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा होगा mg, इसका वेट। तो टोटल 3 फोर्सेस एक्ट किए, 3 फोर्सेस एक्ट किए यहाँ पे। अब इन तीनों फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं देखो, सबसे पहला ये जाएगा एफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, इसको हम लोगों ने एफ ई लिख दिया, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। इसके बाद इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन का फोर्स, और नीचे की तरफ लग रहा है इस पे mg। अब देखो, इस वाले फोर्स अगर ये पूरे के पूरे इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तब के केस में नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई सा फोर्स लग रहा होगा, और ये बाजू के फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये बाजू में कोई फोर्स लग रहा होगा। अब इन दोनों फोर्सेस को हम लोगों को निकालना पड़ेगा टी को, मतलब ये टेंशन दिख रहा है यहाँ पे, इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ करके। क्लियर, तो ये कैसे हो जाएगा देखो ध्यान से। अब यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री दिखा, तो ये नीचे वाला जो लाइन है ये हो जाएगा टी कॉस 60, ठीक। और ऊपर की तरफ जो लाइन गया हुआ है ये फोर्स हो जाएगा टी साइन 60। अब के केस में mg को बैलेंस करने वाला फोर्स हो जाएगा टी साइन 60, और fe को बैलेंस करने वाला फोर्स हो जाएगा टी कॉस 60। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? वी हैव, यहां से क्या क्या आ जाएगा, वी हैव एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी कॉस 60। क्लियर, और mg इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, टी साइन 60। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या फाइंड आउट करना है, Q का वैल्यू, ठीक है, Q का वैल्यू। अब इसमें तो कहीं पे Q दिख नहीं रहा है, Q हमको मिलेगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहां से मिलेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले, कूलम्ब्स लॉ जब यहाँ पे यूज करेंगे तब। अब यहाँ पे T जो दिख रहा है टेंशन, उसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो हमको ये टेंशन को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, नीचे से ऊपर को डिवाइड देंगे, तो ये mg डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, mg डिवाइड बाई एफ ई इक्वल टू साइन टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 60 डिवाइड बाई कॉस 60, ये कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ये क्लियर हुआ? √3 को नीचे ले आएंगे, एफ को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा m, पहले एक काम करते हैं, सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। m मास कितना दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल ईच ऑफ मास 0.1 into 10 to the power -3 kg, तो ये हो जाएगा 0.1 into 10 to the power -3 kg। ये आ गया। ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग 9.8 ले लेते हैं, 9.8, ठीक। और √3 को मैं ले आया नीचे, और एफ को ले जाएंगे उस साइड में, एफ को ले आएंगे इस साइड में, एफ को हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे, तो एफ को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k q1 q2, एक काम कर, दोनों चार्जेस सिमिलर है, तो q इंटू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 का स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना? यहां तक समझ में आ गया? अब k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये ऊपर में है, इधर आएगा तो नीचे में मल्टीप्लाई होगा, और 0.4 का स्क्वायर इधर नीचे में, ये आएगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और q इंटू क्यू क्या बन जाएगा यहाँ से, q स्क्वायर, तो ये हो गया q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पूरा डिटेल में लिखते हैं, क्या हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई, नीचे का ऊपर आएगा तो 0.4 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई √3 का वैल्यू 1.732, ठीक। और बचा गया यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। आ गया समझ में?
तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है। अब तुम्हारा काम है इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना। मैं डायरेक्ट क्यू का वैल्यू लिख रहा हूं फिर। तो यहां से Q इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -7 कूलम आएगा। क्लियर? इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, एग्जैक्ट इतना ना आए तो भी अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6, और 10 टू द पावर -6 मतलब क्या होता है, माइक्रो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.1 माइक्रो कूलम। ठीक है, आया समझ में इतना? तो ये हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस पे हम लोग को लगाया है 11th क्लास का। अगर 11th क्लास के तुम्हारे फोर्स वाला चैप्टर जो है, साथ साथ जो 2 डायमेंशनल वाला चैप्टर है, अगर इनके फॉर्मूलेज भी अगर तुमको याद है, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना क्या होता है, नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है, अगर ये थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट भी याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। समझे? तो ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप यही है प्रोसेस उसको सॉल्व करने का। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। डाउट है कुछ? चलो नोट डाउन करो। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये समझ में आ गया पूरा। यहां से आगे का क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्री पिट बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8 कूलम। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? क्वेश्चन समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा देख। तो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन समझाते हैं, देखो ध्यान से समझो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला तो एक पिथ बॉल या कोई ऐसा एक बॉल लिए हुए हैं, ये ऊपर में टंगाया है, एक और बॉल ले लिए, ये नीचे में टंगाया है। ठीक, इस वाले बॉल का मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम। इसका मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम। क्लियर? अब ये जो बॉल है इसमें कैरिड पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है, मतलब इसमें पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है। और अच्छा वेट, उसका वैल्यू भी गिवन है। तो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है इसमें कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई, एक काम करते हैं इसको बाहर में, इस पे चार्ज दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -8 कूलम। ठीक, अब ये जो बॉल ऊपर में टंगाया हुआ है, ये भी एक बॉल है। ठीक, इसमें कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा क्या है, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज शुड बी गिवन टू द सेकंड बॉल। इसको कितना हम लोग चार्ज प्रोवाइड करें, और वो जो चार्ज होगा उसका नेचर और साथ साथ उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जिसके वजह से ये ऊपर वाले बॉल को यहीं पे टांग के रखे। समझे? ये ऊपर वाले बॉल को यहीं पे टांग के रखे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समझो। सबसे पहला तो इस वाले बॉल पे कोई ना कोई सा पॉजिटिव चार्ज लेंगे हम लोग। ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर के पॉजिटिव को जब रिपेल करेगा, ऊपर वाले पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब ये इसको ऊपर रिपेल करेगा तभी जाकर के ऊपर में लटक पाएगा। अगर हम लोग नीचे वाले बॉल को नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो ये इस बॉल को खींच लेगा, खींचेगा तो फिर ऊपर में सस्पेंड नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो सबसे पहला तो यहाँ पे जो चार्ज हम लोग इसको प्रोवाइड करने वाले हैं उसका नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको भी निकालते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही एफबीटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ इस पे इस चार्ज के वजह से लगेगा एफ ई, बोलने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस बॉल का खुद अपना मास होने की वजह से नीचे की तरफ इस पे लगेगा mg। अब इस बॉल को अगर यहीं पे सस्पेंडेड होना है, यहीं पे रुका हुआ रहना चाहिए, यहीं पे स्टेशनरी अगर होना होगा, तब के केस में ये फोर्स और ये mg दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फोर्स और mg एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी जाकर के नहीं ये यहाँ पे स्टेशनरी रह पाएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसको भाई जो दिया हुआ है, वी हैव यहां से क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल्स टू एम जी। क्लियर? अब सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, एफ को पहले सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू मास, मास कितना दिया हुआ है वहां पे, 8 ग्राम है, 8 ग्राम है, उसको हम लोग को केजी में लेना रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3, और ग्रेविटी को 10 ही ले लेते हैं, 9.8 लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आ गया? आगे अब k का वैल्यू, ये सब का वैल्यू भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई Q1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, उसी को Q1 ले ले,
हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना है -8 कूलम। और Q2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, उस वाले बॉल को कितना चार्ज प्रोवाइड किया गया है वो फाइंड आउट करना है। डिवाइड बाई R, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 मीटर, और ये इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2। ठीक, अब सारे वैल्यूज इधर लेकर के Q का वैल्यू निकालना है। देखो यहीं पे कर देते हैं इसको सॉल्व। यहां से ये Q इक्वल टू ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाई नीचे के सारे पार्ट्स ले लेंगे 5 5 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा ये 25 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई नीचे में क्या क्या आ जाएगा 9 इंटू 5, 9 5 40, हाँ आ रहा है ना। ठीक, तो मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -8 बोलने का मतलब 10। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.44 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -7 और ये हो जाएगा कूलम। क्लियर, तो ये हो जाएगा इस वाले चार्ज का वैल्यू इतना, अगर इस चार्ज इतना वैल्यू अगर इस चार्ज सॉरी इस बॉडी को चार्ज करते हैं इतने वैल्यू से अगर चार्ज करते हैं तो ये ऊपर वाले को इतना रिपेल कर देगा कि ये ऊपर में ऐसे स्टेशनरी रहे। क्लियर, ठीक है। चलो अब यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहले इसको पढ़ो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल में ही दिया हुआ है। पहले ये क्वेश्चन को रीडिंग लगाओ जल्दी। कंसीडर द चार्जेस Q, Q and -Q placed at a vertices of an equilateral triangle, ठीक है, of each side L. What is the net force on each charge? What is the net force on each charge? तो ये जो क्वेश्चन है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। ठीक, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है इसको पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर देखेंगे ये सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए, ये हो गया, इसको आगे और प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज रखा हुआ है -Q। क्लियर, ये पॉइंट A ले लिए, ये पॉइंट B ले लिए और ये पॉइंट C ले लिए। ठीक, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है मान लेते हैं +Q और यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है +Q। क्लियर, क्वेश्चन में बोल रहा है पॉइंट A पे रखे हुए चार्ज का मैग्नीट्यूड जो भी निकालना है उसके लिए पॉइंट A पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, पॉइंट B वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और पॉइंट C वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। हम लोग तीनों को सेपरेटली निकालेंगे। अब ध्यान से, सबसे पहला मैं निकाल रहा हूं पॉइंट B पे रखे हुए चार्ज Q पे इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा और इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, दोनों को मिला करके नेट फोर्स निकालेंगे इसमें। ठीक, अब सबसे पहला ध्यान देना यहीं पे, ये C के पास कौन सा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव Q, प्लस Q रखा हुआ है। ये प्लस Q इस प्लस Q को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, दूसरा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये -Q इस पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर, अब दो फोर्सेस, एक फोर्स लग रहा है इधर, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इस साइड में। ठीक है, अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन में बोला है, तब के केस में ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा 120, लीनियर पेयर हुए ना, तो ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। और इधर से इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा बी और इसको मान लेते हैं हम लोग ओ। ठीक, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बी ओ। ठीक, तो डायरेक्शन तो निकाल लिया हम लोगों ने यहीं से, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, सबसे पहला हम लोग बी पे प्लेस्ड पॉजिटिव क्यू चार्ज पे सी पे प्लेस्ड पॉजिटिव क्यू के चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को पहले निकालेंगे। तो पहले क्या निकाल रहे हैं हम लोग, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा के Q1 Q2 दोनों Q Q है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दोनों का लेंथ कुछ दिया क्या, अब साइड L दिया हुआ है, तो डिवाइड बाई L स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा F, ये किधर लगेगा C, ये B से इधर चल रहा है, तो इसको कौन सा नाम देंगे E और इधर F लेंगे। ये along
बी, बी के तरफ लगा। अब एफ ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, इसमें भी आ जाएगा क्यू और वो भी क्यू, ठीक, के क्यू स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन लेने से भी चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्शन बता ही देंगे कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है वो। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और ये किधर लगेगा, अलोंग बी ए। ये समझ में आया। अब एफ नेट जब निकालेंगे, एफ नेट किसके लिए, ऑन बी, ठीक, तब के केस में इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट एफ ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी सी एफ ऑफ बी ए, सॉरी टू, अरे वो होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक। तो यहीं पे वही लेंगे, तो ए की जगह पे है यहाँ पे एफ बी सी, और बी के जगह पे है यहाँ पे एफ बी ए, ठीक। तो इन दोनों को लिखेंगे एफ बी सी होल स्क्वायर प्लस एफ बी ए होल स्क्वायर प्लस टू एफ बी सी एफ बी ए और कॉस 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच ये ऊपर गया और ये इधर आया, तो दोनों के बीच का एंगल कितने का बन रहा है, 120 डिग्री का, तो इसी वजह से हो जाएगा 120, कॉस 120 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक। तो अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा बीसी का वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा सेम वही के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर और होल स्क्वायर, माइनस कर दिए, और cos 120 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 से 2 भी कैंसिल कर दिए, ठीक। और इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका भी वैल्यू इतना ही आएगा, कितना, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। ये दोनों टर्म हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा खाली ये, और इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर और रूट भी हो जाएगा कैंसिल। तो एफ नेट का वैल्यू कितना आया, एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर अलोंग बीओ, अलोंग बीओ, आया समझ में। ये हो जाएगा डायरेक्शन उसका, और ये हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। इतने में कोई डाउट, ये चार्ज के लिए जैसे निकाले हैं सेम ऐसे इस चार्ज के लिए निकल जाएगा, सारे मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, बस जहां जहां पे हम लोगों ने डायरेक्शन में बीओ लिया हुआ है, इसका डायरेक्शन किधर चला जाएगा, इसको हम लोग एम ले लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सी एम, क्योंकि इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा इधर, और ये इसको खींचेगा अपने तरफ, और इनके बीच का भी एंगल कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, समझे। तो मैग्नीट्यूड वाइज इस चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इस चार्ज पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है, क्लियर। लेकिन इसका डायरेक्शन सी एम है और इसका डायरेक्शन ओ बी बी ओ, क्लियर। तो मैं सेकंड पार्ट नहीं बता रहा, वो तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, क्लियर। वहां का चार्ज सेम ऐसे ही निकालोगे, सेम प्रोसीजर है, सारा कुछ ऐसे ही करोगे, बस यहाँ पे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, यहाँ पे अलोंग सी एम, अलोंग सी एम, ठीक। उतारना है तो उतार लो आगे। अब सेम ऐसे ही पॉइंट सी पे रखे हुए चार्ज क्यू का वैल्यू आ जाएगा, और उसका डायरेक्शन बस तुमको चेंज करना है सी एम। तो ये तुम्हारे काम का है, इसको तुमको खुद से करना पड़ेगा। अब मैं पॉइंट ए पे रखे हुए चार्ज का वैल्यू निकाल देता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, तो ये अपने तरफ खींचेगा, उसको इधर खींचेगा, ठीक। और ये भी पॉजिटिव वो नेगेटिव, तो ये भी उस चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, ठीक। और इसके बीच में एंगल कितने का बोलने से ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर। अब ये जो क्यू है, इस पे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड उधर लिखेंगे और इसका डायरेक्शन बना लेते हैं। एक जाएगा ये सी खींच रहा है, तो ये हो जाएगा एफ ए सी मान लो, और इधर से मान लेते हैं एफ एफ ए बी, क्लियर। ये वेक्टर में ये आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट निकलेगा बीचों बीच, तो बीचों बीच से कौन सा लाइन आ रहा है, इधर, तो ए एम, एम हो गया है, एन इसको मान लेते हैं, तो ए एन इसका डायरेक्शन हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए एन, नीचे की तरफ आएगा वो। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ बाजू में, तो सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ ए ड्यू टू सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये के Q1 Q2, सॉरी क्यू क्यू है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई उनके बीच का लेंथ एल स्क्वायर, ये। अब
एफ ऑफ ए ड्यू टू बी, ये भी क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। अब एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल यहां से आ जाएगा अंडर रूट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया दूसरे का स्क्वायर, प्लस 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उनका फिर से स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई cos 60, cos 60। अब इसका वैल्यू निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये फिर cos 60 का वैल्यू 1/2, कितना होता है 1/2, तो cos 60 का 1/2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी ये तीनों बचेंगे साथ में, क्या आ जाएगा इतने का स्क्वायर, और 3 बार आ रहा है ना ये चीज, 1 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया था, ये 3 बार, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा ये 3, इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे, ये क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर अंडर रूट 3, ठीक, कितना आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर अंडर रूट 3, डायरेक्शन भी बता देना अलोंग एन, एन की तरफ ही जाएगा, क्लियर। तो ये तीनों ही अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए चार्जेस का नेट फोर्स हो गया तीनों का, ठीक, दो पे सेम टाइप के, तीनों दो पे सेम टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक पॉइंट बी का एक पॉइंट सी का, और ए पे थोड़े से डिफरेंट फोर्स लग रहे थे जिसका मैग्नीट्यूड आ गया है ये, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसी टाइप के एक क्वेश्चन तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इससे ज्यादा और कुछ एक्स्ट्रा टाइप का और मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q? मतलब सेंटर पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चार्ज Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle. ट्राइंगल के सेंट्रोइड मतलब सेंटर पर रखा हुआ चार्ज एक कैपिटल Q है, और इसका साइन वही होगा जो ऊपर के तीनों में दिया हुआ है, मतलब अगर उन तीनों चार्जेस को अगर पॉजिटिव Q लेते हैं तो इसको भी हमको पॉजिटिव प्लस Q ही लेना पड़ेगा, बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से, पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ, ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका सेंट्रोइड हो गया ये, मान यहाँ पे रखा हुआ है एक चार्ज Q, यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज Q, यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज Q, इन तीनों के वजह से जो इसमें फोर्सेस, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे प्लस कैपिटल Q रखा हुआ है, इस पे लगने वाला फोर्स इधर से ये हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, वेट, इस चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इसके वजह से लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वो ये, ठीक है। अब ध्यान से, ये पॉइंट O मान लेते हैं, इसको पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, OA, OB और OC, ये डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता, और इनका यूज करना है, क्योंकि हम लोग को इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स और इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी यूज करना पड़ेगा। अब इनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहला तो ये पूरे लेंथ है इसका L, L ही लिया है क्या, हाँ L, तो ये आधा हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा, ये L/2, यहाँ पे कितना डिग्री, पूरा 60 है तो ये आधा हो गया 30 डिग्री, ये बेस कितना है L/2, तो बेस किसकी, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर में आता है, कॉस में, तो cos 30 लगा देंगे यहाँ पे, cos 30 इज इक्वल टू BO, और ये है, इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा ये bx डिवाइड बाई हाइपोटेनियस BO, bx का वैल्यू कितना है L/2, cos 30 का वैल्यू कितना आता है √3/2 इक्वल टू bx का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से L/2, ठीक, और यहाँ पे नीचे में है ये BO, इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसी का ना वैल्यू निकालना है, तो BO को ले लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, B इधर आ जाएगा, तो BO इक्वल टू ये हो जाएगा L/√3, बोलने का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ तीनों कितना हो जाएंगे L/√3, ये BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू A, यहां तक समझ में आ गया, आगे अब बस सिंपल है, बस हो गया इतना। पहले हम लोग ये B और C के वजह से इस पॉइंट पे या चार्ज कैपिटल Q पे लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं,
ठीक, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी इक्वल टू, ये हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, क्लियर, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एल बाई अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल बाई अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, थ्री के क्यू क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, क्लियर। अब सेम वैसे ही फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, सेम वही थ्री के क्यू क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक। ये फोर्स लग रहा है इधर और ये फोर्स लग रहा है इधर, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कैसे, ये आया 30, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, बचा कितना 120, तो ये नीचे वाला वन, ये ट्रायंगल देखेंगे तो ये 30 ये 30, तो ये 120 हुआ ना, फिर उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल वो भी कितना हो जाएगा 120 का। अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, एफ नेट बी और सी के वजह से ड्यू टू बी एंड सी, क्लियर। एफ नेट अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर प्लस टू इंटू इतना इतना कॉस 120 डिग्री, ठीक, लिखते हैं 3 के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 3 के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर होल स्क्वायर और cos 120 डिग्री, cos 120 का वैल्यू फिर -1/2, वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा खाली ये, फिर भी लिख देते हैं एक बार, देखो ये आ जाएगा यहाँ से 3 के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, खाली ये बचा, इसमें भी स्क्वायर और रूट है तो रूट से बाहर निकल आएगा ये, और फाइनल वैल्यू दे देगा इसका 3 के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। अब देख इसका जो डायरेक्शन है ये अलोंग ओ ए, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, ओ ए, तो ये हो जाएगा अलोंग ओ ए। यहां तक समझ में आया, तो ये तो इन दोनों के वजह से लगने वाले फोर्स का हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाल लिया। अब ए के वजह से लगने वाला फोर्स देख लेते हैं, और ए के वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड, मतलब ऑपोजिट टू ओ ए, ठीक। और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाता है तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनल उस पे लगने वाला जो फोर्स रहेगा वो 0, तो अब उसको निकाल लेते हैं। एक काम करता हूं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये क्या लिखना है, एफ ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एल बाई रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा अलोंग, ये ओ ए है तो ये क्या हो जाएगा ए ओ, उसका उल्टा गया, उल्टा गया। अब ये एफ ऑफ ओ ए प्लस एफ नेट, इन दोनों का अब जब रिजल्टेंट निकालेंगे वो नेट फोर्स हो जाएगा उस वाले पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों चार्जेस की वजह से वो निकाल लिए नेट फोर्स और ये अकेले निकाल लिया अपना फोर्स। अब एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और दूसरा रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तब के केस में इसका भी वैल्यू देख कितना आया हुआ है 3 के क्यू क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू कितना है 3 के क्यू क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये ओ ए की तरफ लग रहा है और ये ए ओ की तरफ लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और नेट फोर्स एफ नेट ऑन ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब इतना को लिख लोगे, नहीं नहीं इसके बाद का, इन दोनों को ऐड करना है ना फिर, और दोनों का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनल वैल्यू कितना दे देगा वो 0, ठीक है, ठीक। बना लेगा पूरा, आगे बढ़ो। तो इतने ही वेरिएंट के क्वेश्चन यहां तक के लिए था, इसके आगे में और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है,
इसमें तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक। अब इन वैल्यूज को पुट करके तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, जो भी निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है उसको निकालना है। तो तुम्हारे लिए यहाँ से 3 होमवर्क क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन कौन से बोले से ये तो बता दिए, ये भी बता दिए। ये एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, इसमें भी न्यूमेरिकल डेटा सारा कुछ दिया हुआ है। बोल रहा है चार्जेस 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेम। उसका साइड कितने का है, 4 सेंटीमीटर का है। तो जहां पे हम लोग क्यू आर एल ये सब यूज कर रहे थे, वहां पे अब नंबर्स आ जाएंगे। सारे वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है और आंसर लाना है। एक ये होमवर्क, ये बता दिए, ये बता दिए। एक ये होमवर्क, क्योंकि ये भी नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक। तो इतने क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को तुमको बनाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करना, ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, मैं हिंट बस दे रहा हूं यहाँ पे, बाकी इसका फाइनल सॉल्यूशन तुमको लास्ट वीडियो में मिलेगा। देखो इस वाले चार्ज पे क्या बोल रहा है, चार्ज किसी भी कैपिटल क्यू पे हम लोग को चार्ज निकालना है। तो इस वाले चार्ज क्यू पे हम लोग को मान लेते हैं निकालना है नेट फोर्स। तब के केस में ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। ये इसको रिपेल करेगा किधर, किधर, ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा किधर, इस साइड में। बच गया ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी तो इसको रिपेल करेगा, ये किधर रिपेल करेगा, दोनों के बीच में। क्लियर हुआ ये। अब इसके वजह से लगने वाले चार्ज फोर्स का वैल्यू ये वाला वेक्टर दे देगा, इसके वजह से लगने वाले फोर्स का वैल्यू ये वाला वेक्टर दे देगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो यही डायरेक्शन होगा, होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस ये जो चार्ज क्यू दिख रहा है इसके वजह से लगने, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन सेम है, ठीक। और दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं सीधा। क्लियर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना और उसको डायरेक्ट प्लस कर देना इस वाले के फोर्स के साथ। क्लियर। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू तुमको मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज इसके लिए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वही है, वैल्यूज वही आएंगे। बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक। चलो एक बार इसको ट्राई करना है, हो गया आपको। अब इसके बाद इतने ही क्वेश्चंस थे, इतने क्वेश्चन को तुमको होमवर्क में करना है। क्लियर। और इसके आगे के जो टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं उस पे तुम, ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछने के लायक क्वेश्चन नहीं है, बट मैक्सिमम लोगों से ये भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है करके मेरे को यहाँ पे इसको करवाना पड़ा। क्लियर। अब आगे के जो टॉपिक्स आएंगे उस पर तुमको अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, बोर्ड्स के बाद सीयूईटी के बाद फिर नीट के बाद फिर जेई मेंस, जेई एडवांस के क्वेश्चन। जेई एडवांस तक पहुंच पाना तो खैर मुश्किल है, एडवांस मेंस तक के आसपास तक हम लोग का यही कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो इतने को जितना यहाँ पे बताया गया उसको प्रैक्टिस कर लेना, जितना होमवर्क दिया गया है उसको खुद से सॉल्व कर लेना, और फाइनल उसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो एकदम फाइनल वीडियो में तुमको मिल जाएगा। क्लियर। चलो भाई ठीक है फिर।